हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो हम लोगों के अभी जो जनरल साइंस रेलवे जनरल साइंस चल रहा है सीरीज़, उसका 6 लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी ये होगा आज का क्लास नंबर 7 जो कि बायोलॉजी के ऊपर होगा। और अब तक हमने 2 बायोलॉजी, 2 केमिस्ट्री एंड 2 फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो आज का बायोलॉजी का 3rd लेक्चर होगा और ये रहेगा न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है। और आपको पता है कि ये क्लास जो चल रहा है अभी 1 क्लास 1 चैप्टर टाइप, मतलब एक क्लास में हम लोग एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके साथ इसका एमसीक्यू पूरा पीवाईक्यू वगैरह सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और ये आरआरबी जेई के जो 1 डे एग्जाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर बायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में आज पूरा न्यूट्रिशन कवर करेंगे, उसके साथ एमसीक्यू, उसके पीवाईक्यू सब सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो हम लोग के पास सिलेबस था उसमें एक बार देख लेते। सिलेबस हर एक पीपीटी में ऐड किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितना कुछ हुआ है और कितना बाकी है। सेल हो चुका है हम लोगों के, उसके बाद टिश्यू हो गया है। आज न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जब बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके पूरा जो 14 चैप्टर है सब कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो न्यूट्रिशन है। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? अगर ये सब छोड़ देंगे, पहले अगर एक सिंपल टर्म्स हम न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, अगर कोई पूछ ले कि न्यूट्रिशन को क्या है। न्यूट्रिशन मतलब अगर जो भी फूड इनटेक हम करते हैं, अपने मुंह के अंदर जो भी फूड इनटेक करते हैं, वो क्या होता है, फर्स्ट डाइजेशन होता है। ठीक है। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये बाद में देखेंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ये न्यूट्रिएंट्स का जो एब्सॉर्प्शन होता है इसको ही हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। एंड ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है हमारे बॉडी में? एनर्जी डेवलप करता है। ठीक है। उसके बाद जो सेल एंड टिश्यू है इसका रिपेयर करता है। जो मसल ग्रोथ होता है उसको उसमें हेल्प करता है। डिफरेंट जो बॉडी फंक्शन होता है उसमें बहुत तरह से हेल्प करता है। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और बॉडी में हेल्प करता है हर एक काज, हर एक चीज़ में, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रिशन के बारे में समझ पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो हम न्यूट्रिएंट्स को जैसे रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हम लोग को अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए या एनर्जी चाहिए, इसके हिसाब से कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। अगर एनर्जी यील्डिंग फूड होता है, कोई एनर्जी यील्डिंग फूड, जब कोई फूड अगर खाया उससे एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी या एनर्जी मिलता है, तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और फैट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट से, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर। ठीक है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? जो इंस्टेंट एनर्जी होता है वो मिलता है हमको। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो फूड इंटेक हम करेंगे उसमें अगर विटामिन या मिनरल्स होगा, वो क्या करेगा हम लोग के प्रोटेक्ट, बॉडी में भी जो फंक्शन होते हैं उसमें बहुत सारा जो प्रोटेक्शन के हेल्प करेगा। ठीक है। जो डिफरेंट एंटीबॉडीज है उससे उससे हमको हेल्प करेगा। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फूड हो गया एक हो गया एनर्जी बिल्डिंग फूड, और एक होता है बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड। प्रोटीन का और एक नाम होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है। जो मसल हम लोग अगर एग्जाम्पल दे, अगर हम लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन लेने को बोलता है। ठीक है। डायरेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो मसल ग्रोथ होता है, ठीक है, उसको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है। हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले क्लासीफाई कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट को उसके साइज़ के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। साइज़ के हिसाब से एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, और जो बड़ा साइज़ का थोड़ा होगा उसको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। बड़ा साइज़ का मतलब साइज़ में बड़ा नहीं, साइज़ में जो बॉडी में हम लोग के पर डे बॉडी में हमको ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिसको पर डे मेरा बॉडी में इसको कंज्यूम कम करते हैं उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो विटामिन और मिनरल्स होगा, जो विटामिन एंड मिनरल्स होगा, ये क्या होगा? मिलीग्राम पर डे, मतलब कुछ ही मिलीग्राम को हम पर डे, कुछ ही मिलीग्राम हमको ज़रूरत है। लेकिन जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, ये सबको क्या देखेंगे? ग्राम पर डे, 300 ग्राम पर डे, मतलब हर एक डे दिन में 300 ग्राम ज़रूरत है, 80 ग्राम पर डे। और ये प्रोटीन कितना है? 0.8 ग्राम पर केजी।
पर केजी मतलब इसका एग्जांपल अगर दे तो अगर किसी का वेट मान लीजिए 80 केजी है, ठीक है, 80 केजी किसी का वेट है, अगर वो बंदा पर डे 0.8 वो बंदा 80 केजी का है और 0.8 केजी 8 ग्राम पर केजी प्रोटीन इंटेक करता है, तो उसका टोटल ओवरऑल एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए उसको 64 ग्राम, ठीक है। तो 64 ग्राम 80 केजी के हिसाब से। तो उसके बाद वाटर इंटेक कितना चाहिए, 5 to 6 लीटर पर डे वाटर इंटेक चाहिए। तो ये कर लिया हम लोगों ने कि अपना न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के साइज़ के हिसाब से कितना बॉडी में कितना लगेगा हम लोग का पर डे हिसाब में हम इसको क्लासीफाई किया। इसके बाद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आया, इस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे, जो कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, ठीक है। जो शुगर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कि दीज आर द एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब एनर्जी, जैसे कि ग्लूकोज, शुगर का एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज। जो ग्लूकॉन डी वगैरह होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर पीते हैं तो वो डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है हम लोग को। तो ये एक तरह से हम याद रखेंगे, दे आर द एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट एनर्जी देता है हम लोग के शरीर में। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4.1 to 4.5 कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, 4.1 से 4.5 कैलोरी। जब हम फैट में देखेंगे तो इससे क्वांटिटी कैलोरी इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद डेली वी नीड अप्रॉक्स 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको डेली चाहिए, जैसे कि राइस वगैरह इस सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा। इसके बाद प्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेसिक क्या क्या मॉलिक्यूल्स होता है, एक तो होता है हाइड्रोजन, एक होता है कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ों से मिलके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर द स्टार्च, फाइबर्स। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टार्च होगा, फाइबर्स। इसके बाद जो फूड ग्रेन्स होता है, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट में, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बात देख लेते हैं इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट को हमको पहले क्या बोला था, शुगर होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होता है, एक तो कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट को अगर हम क्लासीफाई करें कि कार्बोहाइड्रेट भी कितना टाइप का होता है, तो इसमें हम देखेंगे मेनली 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। एक तो होता है मोनोसैकेराइड, जहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल से बनता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स 1, ठीक है। 1 शुगर मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब दो से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है। 2 से 9 तक अगर शुगर मॉलिक्यूल्स किसी में मिलता है तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। और इसमें ही आता है क्या, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो इसमें आता है डाइसैकेराइड। जो भी डाइसैकेराइड का एग्जांपल बाद में देखेंगे, तो ये ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही आता है डाइसैकेराइड, जहाँ पे डाई मीन्स दो मॉलिक्यूल्स मिलके, दो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके मेरा डाइसैकेराइड बना रहा है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड मतलब मेनी, मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, ठीक है। 3 क्लासीफाई हमने कर लिया 3 में। एक तो मोनोसैकेराइड, एक हो गया ओलिगोसैकेराइड एंड एक होगा पॉलीसैकेराइड। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड मीन्स 1 शुगर मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया एंड फ्रुक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल हो गया मोनोसैकेराइड का। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल डाइसैकेराइड का होगा, ठीक है। इसमें सुक्रोज आएगा, लैक्टोज आएगा एंड मॉल्टोज आएगा। जैसे एग्जाम्पल है मॉल्टोज जो होता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके मॉल्टोज बनाता है। उसके बाद जो लैक्टोज होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये मिलके लैक्टोज बनाता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये करता है सुक्रोज बनाता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड, और डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं जब 2 मिलता है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज का एग्जांपल हमने सब सेल पढ़ रहे थे, तब हमको बोला था कि जो रहता है ना प्लांट का, जो सेल वॉल रहता है वो किससे बनता है, सेलुलोज क्या है, 1 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है।
तो वो क्या रहता है पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारे अगर शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाए तो उसको सेलुलोज बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन हमारा बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टोर इन लीवर मसल, इन सारे चीज़ों में ग्लाइकोजेन स्टोर रहता है। उसके बाद स्टार्च, ये सारा एग्जाम्पल हो गया पॉलीसैकेराइड का। इसके बाद जो मोनोसैकेराइड है ये कौन कौन से फूड फूड में हमको मिलता है। पहले मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के बारे में बात किया था हम लोगों ने। ग्लूकोज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड शुगर। अगर हम लोग बोले कि एक क्वेश्चन दिया है ऐसा कि ब्लड में जो शुगर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज लैक्टोज, क्या उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ब्लड का जो शुगर लेवल टेस्ट होता है तो ग्लूकोज का लेवल टेस्ट होता है। तो इसके बाद इट इज़ फाउंड इन द फ्रूट जूस, ठीक है, फ्रूट जूस में मिलता है। और इसका ये क्या होता है, ग्लूकोज इज वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। तो इसमें क्या पढ़ा था कि लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मिलके बनता है। तो अगर इसको तोड़ेंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा और गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। तो गैलेक्टोज कहाँ से मिलता है, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज से होता है। और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इट इज कॉल्ड एज द केन शुगर, ठीक है। उसके बाद स्वीटेस्ट नेचर शुगर फाउंड इन द नेचर, मतलब ये जो फ्रुक्टोज होता है, ये फ्रुक्टोज इज मोस्ट स्वीटेस्ट एलिमेंट होता है नेचर में जो पाया जाता है। इससे सबसे सबसे स्वीटेस्ट एलिमेंट इन द नेचर होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड के बारे में देख लिए। उसके बाद जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको अलग करता है मोनोसैकेराइड। हाँ, और एक चीज़, जो मोनोसैकेराइड होता है इसका हर एक का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। जो मोनो ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज होगा इसका सेम, तीनों का फॉर्मूला ही सेम होगा, C6H12O6, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलके बनाता है। और 6 का ये फॉर्मूला होगा C6H12O6। अगर फॉर्मूला पूछ ले गैलेक्टोज का, फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज, सारे तीनों का एक ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे कि जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो अलग करता है इसको, ये क्या, तो तीनों का जो फॉर्मूला है वो तो सेम हो गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे, हम आइसोमार्स बोलेंगे। आइसोमार बोलेंगे तो आइसोमार क्या होता है, जिसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो प्रॉपर्टीज होता है ये डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टीज में मतलब जो इसका काम होता है, फंक्शन होता है, ये डिफरेंट होगा। तो इन तीनों को हम एक साथ आइसोमार बोल सकते हैं। और इसको कैसे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज का कीटोन एंड गैलेक्टोज का एल्डिहाइड, ठीक है। ये जस्ट याद रखेंगे। इसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फ्रुक्टोज में कीटोन ऐड होता है और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मीन्स हमने पढ़ा था कि जो 2 और 10 से कम, 2 से ज़्यादा 10 से कम अगर होगा तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड इसका जो हम डिनोट करते हैं, जो डाइसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड मिलता है हम लोग को, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में जो फॉर्मूला होगा इसका भी सेम होगा, जिसका होगा C12H22O11, ठीक है। और उसमें क्या देखा था, C6H12O6, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। डाइसैकेराइड जो भी होता है, सुक्रोज लैक्टोज मॉल्टोज, ये सब का जो फॉर्मूला होगा सेम होगा। तो यहाँ पे सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। और सुक्रोज का कहाँ मिलता है ये भी यहाँ में लिख देते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो इसमें सुक्रोज कहाँ मिलता है, सुक्रोज हमको जो इसको हम बोलेंगे टेबल शुगर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। और सुक्रोज कहाँ मिलता है, जो भी फूड ग्रेन्स होता है, फूड ग्रेन्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। लैक्टोज हम याद रखेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और लैक्टोज कहाँ पे मिलता है, लैक्टोज हम लोग को जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट होता है उसमें मिलता है लैक्टोज। उसके बाद मोल्टोज, मोल्टोज कहाँ मोल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलके मोल्टोज बनाता है। तो मोल्टोज कहाँ पे मिलता है, मोल्टोज जैसे कि ब्रेड होता है, कोई भी ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें मोल्टोज मिलता है। उसमें राइस में मिलता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में मोल्टोज मिलता है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड सिंपली। जैसे कि ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का एग्जाम्पल दिया, ग्लाइकोजेन फूड इन द ह्यूमन बॉडी, फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी प्राइमरली इन द लीवर। तो ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये कहाँ पे मिलता है, प्राइमरीली जो लीवर होता है एंड मसल में, लीवर एंड मसल में ये स्टोर होता है। एंड सेलुलोज, सेलुलोज तो सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल में मिलता है, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। इट इज़ द मोस्ट
प्रीविलेंट शुगर इन द वर्ल्ड। प्रीविलेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, मोस्ट प्रीविलेंट शुगर इन द वर्ल्ड। और सब प्लांट जो सेल वॉल होता है उसमें मिलता है, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलता है। इसके बाद का देखेंगे, इसके बाद है कि हम लोगों के जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च इज वन काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज फाउंड इन द पोटैटो, राइस एटसेट्रा। जो फूड पार्टिकल्स होता है उसमें हमको स्टार्च देखने को मिलेगा। और मेनली प्लांट, जो प्लांट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, याद रखेंगे प्लांट प्रोडक्ट में हमको स्टार्च देखने को मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है उसका एग्जांपल कौन सा आर्टिफिशियल स्वीट्स जो कि हम लोग अब जब देखेंगे टीवी में ऐड देता है कि शुगर फ्री, ठीक है, ऐसा करके, तो उसमें क्या रहता है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस रहता है वो रहता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस में 4 एग्जांपल हम याद रखेंगे ऐसे ही। इसमें रहता है कि एस्पर्टेम और सुक्रालोज, ठीक है, सैकरिन एंड डेक्सट्रोज, ठीक, ये 4 एग्जाम्पल ऐसे ही हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेन और एक जो कार्बोहाइड्रेट हमने देखनी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया पूरा। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में पूरा देखेंगे। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर द एसेंस। प्रोटीन में हमने पहले क्या देखा था, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग इसमें हेल्प करता है, मतलब मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्रोटीन आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद दे आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन टिश्यू एंड ऑल्सो सर्व एज द फ्यूल सोर्स। ये क्या हुआ, फ्यूल सोर्स मतलब जो भी हम लोगों का जो टिश्यू होता है, सेल होता है, इसका जो रिपेयर करने में, इस सारी चीज़ों में प्रोटीन का ही हेल्प होता है। तो इसको ही हम बोलेंगे फ्यूल सोर्स, सर्व एज अ फ्यूल सोर्स हिसाब से काम करता है। इसके बाद जो प्रोटीन होता है ये किस से बनता है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड से बनता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। इसके बाद प्रोटीन आर द पॉलीमर्स चेन मेड ऑफ एमिनो एसिड लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब प्रोटीन जो होता है ये बहुत सारा एमिनो एसिड का चेन होता है, और ये चेन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होकर बनता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, हम लोगों का जो टिश्यू होता है, सेल होता है, इसको रिपेयर करने में मदद करता है, बॉडी बिल्डिंग में और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। और बेसिक यूनिट क्या होता है इसका, एमिनो एसिड। इसके बाद इसको प्रोटीन को किसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, ठीक है, डाच केमिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इट इज नेम्ड एज द स्वीडिश केमिस्ट जॉन जेकॉब। इसने 1838 में इसका फर्स्ट नेम दिया था। प्रोटीन नाम पहले कौन दिया था, ठीक है, एक तो नाम पहले दिया था इसने, और जो डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका बेसिक यूनिट्स क्या होता है, इसको बारे में जो डाच साइंटिस्ट है इसने बताया। इसके बारे में एज अ फ्यूल प्रोटीन प्रोवाइड्स एज द एनर्जी डेंसिटी एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एज अ फ्यूल प्रोटीन प्रोवाइड्स क्या करता है, मच एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद 4 कैलोरी ऑफ ग्राम, 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलता है, ठीक है। इसके बाद इट कॉन्ट्रैक्ट लिपिड्स फैट्स एंड प्रोवाइड 9 कैलोरी पर ग्राम्स। एंड लिपिड प्रोटीन में कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 कैलोरी तक मिलता है, ठीक है, पर ग्राम में। प्रोटीन में भी सेम 4 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन लिपिड और फैट में कितना कैलोरी, हाई कैलोरी मिलता है, जिसमें कि 9 कैलोरी पर ग्राम मिलता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद वी शुड टेक 14 to 18% ऑफ द टोटल फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें 100% अगर फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि उसमें 15 से 20% तक अगर प्रोटीन होगा तो वो फूड एक सेफ फूड कर नाम से हम जाना जाएंगे। उसका मेन शुड ईट 55.5 ग्राम प्रोटीन पर डे एंड वुमेन। तो मेन अगर हो उसका प्रोटीन इंटेक इतना होगा एक दिन में, और वुमेन का इतना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक हमेशा ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हेल्प होगा वो डायरेक्ट हमारे मसल का या बॉडी बिल्डिंग या जो मसल ग्रोथ होता है उसमें हेल्प करेगा। इसके बाद अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें, फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हमने पढ़ लिया, फिर भी देखते हैं कि प्रोवाइड्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, फॉर्म टिश्यू तैयार करता है, उसके हेल्प इन ओंड हीलिंग मतलब कहीं पर अगर आपका कोई कट गया या छिल गया तो उसमें क्या करता है, जो हीलिंग होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है प्रोटीन की मदद से।
तो ये रहा हम लोगों का प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, जहाँ पे एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड्स होता है एक चेन फॉर्म करता है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से एमिनो एसिड का एक चेन होता है, तो ऐसे ही एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रोटीन एंजाइम, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंटीबॉडी एंड हार्मोन, ऑल थ्री आर द मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो मेन काम है वो क्या होता है, जो एंजाइम होता है हम लोगों के बॉडी में, जो एंटीबॉडीज होता है, जो भी बाहर का जो सारा कुछ जो वायरस वगैरह होता है उसको, उससे हमको बॉडी को हेल्प करता है, जो एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स होते हैं, ये सारा कुछ प्रोटीन की मदद से ही बिल्ड होता है। उसके बाद प्रोटीन इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल एमिनो एसिड बट ए चेन ऑफ एमिनो एसिड कॉम्बाइंड और फॉर्म ऑफ प्रोटीन। हाँ, यही बोल रहे कि प्रोटीन का जो एक एमिनो एसिड से नहीं बनेगा, ये एक चेन ऑफ एमिनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इससे हमको प्रोटीन बनेगा। and many of amino acid that bind to the bond to form the protein and called peptide bonds। ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद एमिनो एसिड का जो मेन स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये एमिनो एसिड होता है। एंड द प्रोटीन आर कॉम्पोस्ट ऑफ, प्रोटीन किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में क्या होगा, नाइट्रोजन ऐड होगा। तो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा जिसमें कि ओनली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन दे देगा कि एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलो जिसमें ओनली प्रोटीन नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि प्रोटीन में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट मिलता है। उसके बाद एमिनो एसिड हैव द एम्फोटेरिक नेचर, बोथ एसिडिक एंड बेसिक। एमिनो एसिड क्या होता है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड एवं बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और एमिनो एसिड उस टाइप का नेचर का रहता है। उसके बाद हम जो क्लासीफाई करें अगर प्रोटीन को दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो एसेंशियल एमिनो एसिड होगा और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होगा। ऐसे हम याद रखेंगे कि एमिनो एसिड का दो टाइप होता है, एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल में याद रखेंगे कि जो भी एमिनो एसिड हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने खाने में, जो कंज्यूम करते हैं उसको एसेंशियल बोलेंगे, और नॉन एसेंशियल जो हम लोग का बॉडी में प्रोड्यूस होगा। एसेंशियल से याद रखेंगे कि एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, और ज़रूरी कब होगा, जब हम उसको खाएंगे। जो अगर हम डाइट में कंज्यूम करते हैं उसको एसेंशियल बोलेंगे, और जो हम लोग का बॉडी में पहले से प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। और इसमें हम एग्जाम्पल ऐसे रख सकते हैं कि इसमें 9 होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इसमें 11 होता है। और इसका जो एग्जाम्पल्स होते हैं 11 क्या कौन कौन है, ये एक बार देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, एक बार आया था, लेकिन अगर चाहे तो देख सकते हो कि एग्जाम्पल कौन सा ये। अगर ये 9 याद रखेंगे तो ये 11 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर ये याद रखेंगे तो ये ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ही दिया हुआ है कि 9 कौन सा एसेंशियल है और 11 कौन सा नॉन एसेंशियल है। उसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन द 4 मोस्ट कॉमन सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, जो मोस्ट कॉमन जो होता है जो सल्फर कॉन्टेंट करता है उसमें एमिनो एसिड में, जिसमें सल्फर मिलता है, वो कौन सा होता है, मिथियोनिन, उसके बाद साइटोसाइटिनिन थिन, उसके बाद होमोसाइटिनिन थिन और ट्यूरिन। ये 4 में क्या होता है, सल्फर कंटेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन डेफिशिएंसी रिलेटेड कौन सा रोग होता है। प्रोटीन अगर हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन हम लोगों का एक मेन होगा, तो उसमें 55 ग्राम हर एक दिन प्रोटीन इंटेक करना ज़रूरी है, और वुमेन होगा तो उसमें 45 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन इंटेक कम हो जाए हमारे शरीर में और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो दो टाइप ऑफ डिजीज़ आ जाता है, जिसको हम एक को बोलेंगे क्वाशियोकर और एक को बोलेंगे मैरास्मस, ठीक है। दोनों टाइप ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जिसमें हम लोग क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी कॉज द क्वाशियोकर। मेजर नोटिसेबल सिम्टम्स इज द डिस्टेंटेड एब्डोमेन। जो एब्डोमेन होता है हम लोगों का, जो हड्डी होता है या जो एब्डोमेन का जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैरास्मस होगा कि अगर एक याद रखेंगे, जो मैरास्मस होता है ये फॉर चाइल्ड होता है, ये बच्चों में हो जाता है, ठीक है। बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मसल हो जाता है, ठीक है। मसल लॉस हो जाता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये याद रखेंगे। और इसमें ये जो है क्वाशियोकर, ये फॉर एडल्ट। अगर पूछे बच्चों का जो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, मैरास्मस बोलेंगे, और एडल्ट में बोलेंगे क्वाशियोकर।
तो ये हो गया। और एक चीज़ जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगा, ये इन द टेकन इन द एक्सेस प्रोटीन टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड फाइनली इनटू फैट, देन कन्वर्शन ऑफ द प्रोटीन इनटू कार्बोहाइड्रेट इट कॉल एज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब प्रोटीन होगा तो प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और दो तीन चीज़ हम याद रखेंगे, एक तो ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होगा, इसमें कौन सा ये हेल्प करेगा, इसमें इंसुलिन हेल्प करेगा, इंसुलिन हार्मोन हेल्प करेगा। और फिर से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन अगर बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, सॉरी ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बना तो इसमें कौन हेल्प करेगा, ग्लूकागॉन हेल्प करेगा, ग्लूकागॉन हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और एक चीज़, ग्लूकोज जब पढ़े तो ग्लूकोज का देख ली, ग्लूकोज अगर हम लोगों का बॉडी में ग्लूकोज का लेवल खूब बहुत कम हो गया, लो ग्लूकोज लेवल हो गया, ग्लूकोज का जो लेवल है, ठीक, ग्लूकोज का जो लेवल है अगर ये घट जाए तो इसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और एमसीक्यूज, विच शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, फ्रूट में स्वीटनेस के लिए कौन काम करता है, फ्रुक्टोज, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, हर एक ग्लूकोज का एक ही केमिकल फॉर्मूला होता है, हमने देखा था कि C6H12O6, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो, मैक्रो में क्या क्या था, हो से नॉट, नॉट बोला, ठीक है। मैक्रो में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन के बारे में बोल रहा है, उसके बाद वाटर था। और माइक्रो में क्या था, माइक्रो में था विटामिन एंड मिनरल्स, तो इसमें होगा विटामिन। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन होगा, एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब इन चारों में से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं मिल्क प्रोटीन को। ये कुछ वन लाइनर है जो बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है, तो ये कैसीन हो जाएगा। ये और दो चार है एमसीक्यू, ये देख लेंगे। उसके बाद ये विटामिन का आ गया, विटामिन अभी तक देखा नहीं हम लोगों ने, विटामिन देख लेते हैं पहले, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। पहले लिपिड देख लेते हैं, ठीक है। लिपिड क्या है, लिपिड है, एक तो होता है लिपिड कहाँ कैसे बनता है, एक तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों मिलके लिपिड बनाता है। तो लिपिड कैसे बनता है, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल दोनों से मिलके लिपिड बनता है, ठीक है। उसके बाद फैट इज कॉन्सेंट्रेटेड रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी एंड सप्लाई पर यूनिट वेट मोर देन द डबल द एनर्जी एंड फर्निश्ड तब बाय द आइदर प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल हम याद रखेंगे कि जो भी हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग एक सेल में अगर एक पढ़ा था कि एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या, एडिपोसाइट सेल, जो एडिपोज सेल होता है उसमें क्या होता है, फैट स्टोर होता है। तो हम लोगों का जो स्किन होता है, स्किन के जो एकदम नीचे का लेयर होगा तो उसमें क्या स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। और फैट में हम लोगों ने देखा कि फैट में 9.3 कैलोरी पर एनर्जी, एक ग्राम अगर फैट हम इंटेक करेंगे तो उसमें कितना हम लोगों का एनर्जी, कैलोरी एनर्जी मिलेगा, 9.3, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें कैलोरी मिलता है वही होगा लिपिड। उसके बाद जो डाइटरी फैट्स आर एसेंशियल इन द गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड इट टू सपोर्ट द सेल ग्रोथ। तो फैट का भी ज़रूरत हो हम लोगों का बॉडी में, जो फैट हम लोगों का जो सेल ग्रोथ होगा उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दे आर ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन एंड हेल्प द कीप आवर बॉडी वार्म। जो फैट होता है, फैट मेनली हम लोग का जो स्किन होता है, जो स्किन के नीचे का जो भी पोर्शन होता है उसमें फैट मिलता है। तो फैट क्या करता है, प्राइमरीली जो अगर हम लोगों का स्किन होगा उसको क्या करता है, हम लोगों का जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग जिसका बॉडी में फैट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको ठंडा कम लगेगा, ठीक है, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगा, तो बॉडी को वार्म रखने की कोशिश करता है। उसके बाद फैट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब सम न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स।
और फैट क्या करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन जो भी होगा वो प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। और फैट दो टाइप का होता है, एक तो सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, फैट मेनली है टू टाइप्स, एक सैचुरेटेड फैट होगा और एक अनसैचुरेटेड फैट होगा। और सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का अगर डिफरेंस करेंगे तो इसमें सैचुरेटेड फैट में डज नॉट डाइजेस्ट इजीली। सैचुरेटेड फैट जो होगा वो क्या करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, नोन एज बैड फैट। बैड फैट क्यों, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बैड फैट, और ये डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे गुड फैट। जैसे कि ओमेगा 3 फैट, ओमेगा 3 ये सब हम लोग का जो ऑयल वगैरह होता है तो उसमें ओमेगा 3 वाला जो ऑयल होगा वो ज़्यादा हम लोगों के शरीर के लिए एसेंशियल होगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल देखेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मेनली आर बैड फैट, ठीक है। इट इज़ सॉलिड स्टेट में रहता है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इस जो सैचुरेटेड फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जो अनसैचुरेटेड होगा वो रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और फाउंड इन एनिमल एक्सेप्ट फिश, जो भी एनिमल, जो भी हम लोग जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि जो भी चिकन होगा, जो भी एनिमल प्रोडक्ट हम खाने खाएंगे एक्सेप्ट फिश, फिश के अलावा जो भी एनिमल प्रोडक्ट होता है वो सब क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। और जो फैट जैसे कि प्लांट से मिलता है, जैसे कि जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। प्लांट जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों के बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम क्या देखेंगे, वो जो फैट होगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसके बाद गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेनली यार बैड फैट देखा था हमने, लेकिन इसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का हम बोलेंगे HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल का हम बोलेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। जैसे कि प्योर घी जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और डालडा घी होता है, ठीक है, जो वेजिटेबल घी होता है वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड होता है, ठीक है। ये दो चार चीज़ें। और एक चीज़ जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हम लोग के हार्ट के लिए बहुत हार्ट में इशू करता है, ठीक है, हार्ट इशू करता है, हार्ट इशू होता है, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल में प्योर घी वाला जो सेक्शन होगा वो प्योर गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन, ठीक है। हमने क्या देख लिया, लिपिड देख लिया, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, और विटामिन क्या था, विटामिन पहले तो हम लोग का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा। और विटामिन में हम लोग के बहुत सारा विटामिन है, बहुत बड़ा सेक्शन है विटामिन, और विटामिन को अच्छे से करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मेनली आता है विटामिन से तो आता ही आता है, ठीक है। विटामिन मेनली टू टाइप्स ऑफ होता है, एक तो वाटर सॉल्युबल होता है और एक होता है फैट सॉल्युबल। जो वाटर में घुल जाता है उसको बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, और जो फैट में घुल जाएगा उसको बोलेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में ओनली दो मिलता है, एक तो विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है। और विटामिन बी में 8 विटामिन मिलते हैं, एक तो विटामिन 1, 2, 3 विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो इसमें 8 विटामिन मिल रहा है। उसके बाद और एक जो होता है फैट सॉल्युबल में ADEK, ऐसे याद रखेंगे ADEK, तो ज़्यादा याद रहेगा ऐसे, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। तो ये चार होगा फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुल जाएगा, और वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुलेगा, ठीक है। सिंपली इसको याद रखेंगे। और जो साइंटिफिक नेम है इसको कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही हमको याद करना पड़ेगा। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, और विटामिन K फाइलोक्विनोन और फाइटोनाडिन, ठीक है। तो इसको हम पांचों को हम साइंटिफिक नेम दे दिए, इसको रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। उसके बाद विटामिन बी का जो 8 होगा, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होगा, B5, B6, B7, उसके बाद B8 नहीं होगा, 9, 10, 11 नहीं होगा, B12। तो ये जो 8 होगा इसका भी साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, फाइटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B5 को फाइटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन,
विटामिन B9 को फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 को कोबैलामिन। ठीक है, कोबैलामिनिक एसिड व कोबैलामिन बोलते हैं। तो ये 8 हम याद रखेंगे विटामिन बी के। उसके बाद इसका अलग अलग फंक्शंस भी होता है, वो बाद में देखेंगे हम। पहले इसका हम क्या देख लिए, साइंटिफिक नेम, जिससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद विटामिन ए, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते कि विटामिन ए का काम क्या है। विटामिन ए, पहले तो विटामिन ए का क्या था, रेटिनॉल था। रेटिनॉल मतलब, रेटिनॉल से क्या याद आ रहा है, रेटिना। ठीक है, रेटिना याद आ रहा है। रेटिना मतलब रोल इन विजन, जो भी हम लोग का आँख में विजन का, जो विजन में जो हेल्प करता है, वो उसका उसका किससे किससे मिलता है, विटामिन ए से। विटामिन ए अगर हम लोग का बॉडी में ज़्यादा होगा तो हम अच्छे से देख पाएंगे। जो भी हम लोग का जो डिजीज़ हो, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, जो 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 भी रोग होगा तो उससे हम बच सकते हैं। तो मेनली जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होगा, इस सब से हम विटामिन ए की मदद से बच सकते हैं। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होगा रेटिनॉल। कहाँ पे मिलता है, सोर्स हम देखेंगे, कैरोट, पापाया, मिल्क, बटर, एग, इन सारे चीज़ों में हम लोगों का विटामिन ए मिल जाता है। और पिगमेंट जो होता है, एक चीज़ पिगमेंट, ये क्या है, पिगमेंट। पिगमेंट मेनली विटामिन बी कैरोटीन पिगमेंट मिलता है विटामिन ए में। उसके बाद विटामिन सी को हमने क्या बोला, विटामिन सी, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, विटामिन सी इज द एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोले थे हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक एसिड क्या था, विटामिन सी, बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल, बट ए, डी, ई के आर द फैट सॉल्युबल। विटामिन बी क्या था, हेल्प्स इन द वुंड हीलिंग, मतलब जो भी कहीं पे चोट आ गया तो उसको ज़्यादा अच्छे से हील हो जाएगा विटामिन सी की मदद से। हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव मतलब ये एक विटामिन होगा जिसमें अगर इसमें हीट आएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, ऑरेंज, जो भी खट्टे फल होगा उस सब में विटामिन सी, जो साइट्रस फूड होगा तो उसमें विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली, सारे चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। और डेफिशिएंसी एक ही रोग होता है, मेनली स्कारवी, जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह जो होगा, जो उसमें विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्कारवी वगैरह डेफिशिएंसी होगा। ये हो गया। उसके बाद विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी को हम किससे जानते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, एक ही जगह लिखा है। तो विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, नोन एज सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन किस क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम सन में, अगर बोला था ना कि बोलते हैं कि धूप में खड़े रहो तो विटामिन डी मिलेगा, तो इसको इसलिए हम इसको सनसाइन विटामिन बोलते हैं। ये डायरेक्टली हम जो सनलाइट होता है उससे एब्जॉर्ब हो सकता है। और सोर्स क्या होता है, मिल्क होता है, एग होता है, जो फूड इंटेक करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उस सब से तो मिलता है। उससे ज़्यादा सनलाइट से विटामिन डी एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में होता है। फंक्शन क्या करता है, विटामिन डी एब्जॉर्ब द कैल्शियम। ठीक है, एब्जॉर्ब द कैल्शियम मतलब जो हम लोग का कैल्शियम कहाँ से हम याद कर सकते हैं, कैल्शियम मतलब बोन। हम लोग का जो बोन होगा, हड्डी बसली होगा, उन सबको हम जो विटामिन डी होता है उससे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो इसका डिजीज़ क्या होगा, रिकेट होगा। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया होगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो इन सारी चीज़ों में जो डेफिशिएंसी होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी के मदद से हो जाएगा। और इसमें इन तीनों में कॉमनली जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन जो सिम्टम्स होता है क्या होता है, एक तो होता है जो हम लोगों का बोन होगा, जो पा का जो हड्डी होगा या हाथ का, वो ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन जब रिकेट हो जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ऑस्टियोमेलेसिया ये ओल्ड एज में होता है, मेनली ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बोन को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, रिकेट में क्या होता है, बोन बेंड हो जाता है। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, बोन मेनली बेंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और ये ओल्ड एजेस में हम लोग को देखने को मिलता है। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम, टोकोफेरॉल बोलते हैं। और नोन एज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं,
ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिंग द सेल, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हम लोग का जो सेल वगैरह होता है इसको प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है, इसलिए हमको इसको किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होगा, एग होगा, सोयाबीन होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी मिलता है इस सब में विटामिन ई की ज़रूरत ई मिलता है। उसके बाद आलमंड, पीनट एक्सेट्रा, इस सारे चीज़ों में हमको क्या मिलता है, विटामिन ई बोलता है। उसके बाद जो फंक्शन होगा ये होगा वर्क्स एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन की मदद तौर पर काम करता है। और वर्क्स एज द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम कर सकता है ये विटामिन ई। और डेफिशिएंसी में क्या होगा, डेफिशिएंसी प्री मैच्योर एजिंग होगा। उसके बाद स्टेरिलिटी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, इन सारे में हो जाएगा। और मेनली जो सोर्स होगा वो नट्स, होल ग्रेन्स, जो सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में मिलता है। और इसमें इन सारे में जो मेन जो ये तो हो गया, इसमें क्या होता क्या है, इसमें तो मसल वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, जो भी मसल वीकनेस हो जाएगा, जो मसल, इसमें मसल वीकनेस आ जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंसी, ये सब हो जाएगा। इसके बाद विटामिन के के बारे में अगर बात करें तो विटामिन के का जो नाम है वो था फाइलोक्विनॉन, ठीक है। फाइलोक्विनॉन में क्या था, सोर्स होगा ग्रीन जो लीफ वेजिटेबल्स होता है, एग, टमाटो, तो इन सारे में जो मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उसमें हम विटामिन के को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर्म होता है। उसके बाद प्रोड्यूस क्या करता है, इस प्रोड्यूस द गुड बैक्टीरिया लाइक इकोलाई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है, यहीं पर मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। और ये इसमें किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो उसमें हेल्प करेगा, कहीं पर कट गया तो ज़्यादा जल्दी क्लॉट कर जाएगा, तो उसमें विटामिन के हेल्प करता है। तो अगर विटामिन के कम डेफिशिएंसी हो जाएगा तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम जो लगना था उसका उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। और बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा विटामिन के। और उसके बाद विटामिन जो बाकी जो बी विटामिन होगा उसमें हम देखेंगे कि पहले विटामिन B1 आएगा, ठीक है। B1 में क्या होगा, B1 किससे सोर्स क्या था, ये सोर्स देखेंगे हम, सी फूड, मिल्क, मीट, ठीक है, ये सोर्स देखेंगे। इसमें विटामिन जो बी का क्लासिफिकेशन है इसमें मेनली हम सोर्स देखेंगे। उसके बाद जो डेफिशिएंसी डिजीज होगा ये देखेंगे, ठीक है, पहले सोर्स ये होगा, उसके बाद डेफिशिएंसी बेरी में क्या होता है, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी एट वर्क, जो काम करेंगे हम उसमें हम जो एनर्जी लगा पाएंगे वो बहुत कम लगा पाएंगे। उसके बाद मसल वीकनेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 जो सोर्स होगा ईस्ट होगा, ये एग होगा, मीट होगा, नोन एज विटामिन जी के नाम से भी हम जानेंगे। विटामिन बी को हम और एक नाम से जानेंगे, ओके, विटामिन जी। डेफिशिएंसी ये देखेंगे। उसके बाद विटामिन B3 देखेंगे, विटामिन B3 का सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी। और हाँ, विटामिन B3 को हम 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 3D डिजीज़ के बारे में भी जानते हैं। और उसके बाद विटामिन B5, ठीक, B6, ऐसे करके विटामिन B7, B9, ये B12, ये 8 जो विटामिन बी है इसका जो सोर्स है, मेन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक तो सोर्स और इसका फंक्शन क्या है, इससे जो डेफिशिएंसी अगर होगा तो डेफिशिएंसी में क्या डिजीज़ हो जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट 2-4 चीज़ एक देख लेते हैं। B2 का बी का डिस्क्राइब नहीं किया तो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो होगा मिनरल्स के बारे में देखेंगे। एक तो विटामिन के बारे में देख लिया जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में था, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में था जो कि है मिनरल्स। और मिनरल्स में क्या आता है, मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होगा, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होगा। मतलब इस मिनरल्स में भी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा, जो रिक्वायर इन बाय द बॉडी इज लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में रिक्वायर होता है, स्मॉल अमाउंट में जो रिक्वायर होता है उसको माइक्रो बोलेंगे। जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इन सारे चीज़ों को हमको हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मैक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स मतलब जो बॉडी में
कम कम ज़रूरत होता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, कॉपर, मैंगनीज, ये सारी चीज़ हमारे बॉडी में कम ज़रूरत होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दें कि थायराइड, थायराइड अगर थायराइड क्या करता है, ए सॉरी, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्या करता है हम लोगों के बॉडी में जो थायराइड हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ऐसे ही जो पोटेशियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम क्या करता है हम लोग का जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, इसको मेंटेन करता है, ठीक है। सोडियम, सोडियम भी सेम, जो ब्लड प्रेशर इसको हाई होने से कम करता है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का और एक मेन फंक्शन होगा मैग्नीशियम का, जो हम लोग का जो होता है ना वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हार्ट का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मान लीजिए ये हार्ट होगा, तो हार्ट का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसमें ये जो एक रिदम होता है, रिदम लब डब रिदम में होता है, तो इसको कौन सा है, इसको हम मैग्नीशियम की मदद से एक रिदम में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक चीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है, और इसमें ये सारी चीज़ मैक्रो में, ये माइक्रो में आ जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन दिया हुआ है, जो कि हम बोल रहे थे कि मिनरल्स और ह्यूमन बॉडी, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, हाँ, जिंक, आयोडीन, हाँ, पोटाशियम, इन सारे पोटाशियम जो रेगुलर बॉडी फ्लूइड, जो फ्लूइड बैलेंस होता है इसको मदद करता है, जो इसमें डेफिशिएंसी में मसल वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद और एक मेन चीज़ जिसको बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जो हम लोगों के पास जो टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। प्रोटीन टेस्ट में एक तो आयोडीन टेस्ट हो जाएगा, एक तो ब्यूरेट टेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके कुछ टेस्ट आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि वो जो जिसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग करने का प्रोसीड्योर है ये सब। तो ये सारा कुछ एक बार देख लेंगे। स्टार्च टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आयोडीन टेस्ट आ जाएगा, प्रोटीन टेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का न्यूट्रिशन, जो कि कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फैट देखा हमने, फैट, लिपिड, उसके बाद प्रोटीन देखा, उसके बाद विटामिन देखा, सारे विटामिन के फंक्शन, साइंटिफिक नेम्स, उसके बाद मिनरल्स के बारे में बात की, ठीक है, जो कि माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स होता है, और उसका जो फंक्शन होता है, और उसका डेफिशिएंसी में क्या हम लोग के जो रोग होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों का आज का जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। और कुछ एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे विटामिन का जो सेक्शन है, यहाँ पे जो एमसीक्यूज वगैरह है ये छूट गया, जो कि एक दो कर लेते कि बेरी बेरी विटामिन B1, ठीक है, विटामिन हुज डेफिशिएंसी इज कॉजेज द एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में क्या, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग ये से हेल्प करता है। और उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन द अबांडेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है, विटामिन बी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल में हमने क्या देखा था, विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्यूबल में फैट में ADE के, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद विटामिन B1 इज कॉल्ड थायमिन। व्हिच ऑफ द विटामिन इज यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होगा हम लोगों के हो जाएगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन सी हो जाएगा, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ और MCQ से ये देख लेना। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, क्या था, न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री होगा। थैंक यू सो मच। और जो इसका PDF है A4 पेज का, तो ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे लेक्चर अपलोड होने के बाद। थैंक यू सो मच। और इसके बाद केमिस्ट्री होगा हम लोगों का, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या था, एसिड बेस सॉल्ट था, हाँ, एसिड बेस सॉल्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।